जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जो मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार तक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे दोस्तों उनको पता होगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों मूल अधिकार से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 यानी आर्टिकल 23 और 24 तक की हमने चीज़ों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। हम देखने वाले हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज हम दोस्तों यहां से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखेंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सब जानते हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों की ही प्लेलिस्ट बना दी गई है और सब में लगभग एक क्रम से वीडियो दोस्तों, एक सीक्वेंस से वीडियो अवेलेबल है। तो आप सब दोस्तों जो लोग अभी चैनल से जुड़े होंगे वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, चीज़ों को एक क्रम यानी एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएं, बहुत अच्छे से चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएं। और जो लोग दोस्तों नियमित क्लास को देख रहे हैं वो सब क्या करेंगे दोस्तों, बस अपना क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप सब जाएंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी की, जो लोग अभी नए चैनल से जुड़े दोस्तों आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको एक क्रम से वीडियो मिलेगा। तो आप सबसे दोस्तों एक अनुरोध है, एक निवेदन है कि आप सब क्या करेंगे वीडियो को क्रम से देखें ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, क्योंकि दोस्तों हम फंडामेंटल राइट्स को हम पूरी कंप्लीट आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो हम दोस्तों अपना फंडामेंटल राइट तक चीज़ों को हम दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। हमने अनुच्छेद 24 तक की चीज़ों को हमने पढ़ लिया। सब जानते हैं दोस्तों कुल 6 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं और अलग अलग में दोस्तों अलग अलग अनुच्छेद के तहत क्या क्या बातें की गई है उसके बारे में दोस्तों हम विस्तृत रूप से डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या किस तरह से एग्जाम आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कि जो रिलीजियस फ्रीडम होता है आपका, उससे क्या अधिकार है या किस अनुच्छेद के तहत क्या बातें की गई। तो आज हम उसको देखने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो इस मूल अधिकार के क्रम में अगर हम देखें दोस्तों तब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और आप सब जानते हैं दोस्तों इसके तहत कुल 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद दिए गए यानी 25, 26, 27, 28 यानी दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि अलग अलग अनुच्छेदों में क्या क्या बातें की गई है, यानी जो हमारा संविधान दिया गया है उसमें जो मूल अधिकार आता है, जो फंडामेंटल राइट्स आता है, आपको क्या क्या अधिकार दिया गया है अलग अलग अनुच्छेद में। तो अब हम उसको देखने वाले हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 25 यानी जो आर्टिकल 25 है उसमें आपसे क्या बातें की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 25 में दोस्तों आप देखेंगे क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बातें करता है। यानी आप दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि जो अनुच्छेद 25 है यानी आर्टिकल 25 है या किससे संबंधित है, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित दोस्तों, यानी जो ये अधिकार किससे है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब इस 25 में क्या बातें किया गया है, देखिए इसमें कहा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका कहने का मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति वह किसी भी धर्म का क्या कर सकता है, अंतःकरण कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है, उस धर्म का आचरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ABCD, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति दोस्तों हिंदू धर्म को मानता है, एक व्यक्ति मान लीजिए मुस्लिम धर्म को मानता है, या जो अलग व्यक्ति दोस्तों किसी और धर्म को मानता है। तो अनुच्छेद 25 जो दोस्तों जो आर्टिकल 25 है उस अनुच्छेद 25 के तहत क्या हुआ है, हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बातें की गई। यानी कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपने धर्म को क्या कर सकता है, अंतःकरण से मतलब वो अपने धर्म को मान भी सकता है और उस धर्म का दोस्तों क्या कर सकता है, उसका आचरण मतलब उसका जैसे कंडक्ट क्या होगा, उसकी पूजा की विधि क्या होगी, और उसको दोस्तों उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब वो अपने धर्म के बारे में बातें कर सकता है। तो यह कहां से दिया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों आर्टिकल 25 है, उस अनुच्छेद 25 के तहत दोस्तों यह आपको मूल अधिकार
दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 26 की यानी आर्टिकल 26 की। उसमें क्या बातें की गई है? इसमें दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों अनुच्छेद 26 जो है दोस्तों यानी आर्टिकल 26 है, उसमें क्या बातें की गई? देखिए उसमें कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बातें की गई है। यानी हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने रिलीजियस प्रैक्टिस का क्या कर सकता है? मैनेजमेंट कर सकता है। मतलब आपको क्या दोस्तों, हर व्यक्ति को, आप सिंपल से जानिए कि अनुच्छेद 25 ने आपको कहा क्या कि हर व्यक्ति को दोस्तों अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसी क्रम में दोस्तों जो अनुच्छेद 26 है आर्टिकल 26 वह क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आपके जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं उसको आपको मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता दी गई। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को किस हिसाब से मान रहा है, उसका किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है, वह उस व्यक्ति का धार्मिक अधिकार, मतलब उसको एक मूल अधिकार दिया गया। आप यहां रखिएगा दोस्तों, धार्मिक अधिकार जो उसको एक मूल अधिकार है कि वह अपने धार्मिक कार्यों के क्या कर सकता है? प्रबंध कर सकता है। उसके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो आप हर व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने हिसाब से वह जिस भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के क्या कर सकता है? प्रबंध कर सकता है। अपने धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करने की उसको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो आप अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 को ऐसे ही याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो 27 है यानी जो आर्टिकल 27 है, उसमें क्या बातें किया गया? तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बातें की गई है। यानी आप पहले इसको इस तरह से याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 27 है अनुच्छेद 27 है, उस 27 में क्या बातें लिखी गई संविधान में। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा, आप एक एक शब्द याद रखिएगा, क्योंकि एक एक शब्द यहाँ एक एक कीवर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, शब्दों का ही फेरबदल कर दिया जाता है और वहां छोटे से शब्दों के फेरबदल में आपसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक शब्द याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बातें की गई। यानी किसी विशिष्ट धर्म का मतलब होता है दोस्तों किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में यहां बात कर रहा है। किसी विशिष्ट धर्म की मतलब होता है दोस्तों किसी स्पेसिफिक रीजन, मतलब जो हमारा धर्म होता है दोस्तों उसकी अभिवृद्धि के लिए, मतलब दोस्तों उसकी ग्रोथ के लिए। अभिवृद्धि का मतलब होता है उसकी ग्रोथ के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई। ना जो टैक्सेज होते हैं ना, कर आप जानते हैं, यहाँ टैक्स की बात किया जा रहा है, जैसे आप सब जानते हैं ना इनकम टैक्स होता है, इस तरह की बातें कहाँ, इसमें कर का मतलब यहाँ हो गया दोस्तों यही। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 27 है जो आर्टिकल 27 है वह क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की यानी किसी स्पेसिफिक रिलीजन की दोस्तों अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मतलब उस पर किस प्रकार के टैक्स लगेंगे या किस तरह की चीजें होंगी, उसकी स्वतंत्रता की बातें भी दोस्तों अनुच्छेद 27 के बारे में की गई है। आर्टिकल 27 के बारे में ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप दोस्तों आपको ये सारी लाइन अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे लाइन ही दे दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी इन सब के बारे में दोस्तों आप डीपली अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। आप सब जानते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की सबसे अच्छी बुक आती है लक्ष्मीकांत की। तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया गया है। लेकिन अगर आप वनडे के एग्जाम के लिए लगे हुए हैं या आप छोटे एग्जामों के एग्जाम अगर तैयारी करें दोस्तों, तो सीधे सीधे वहां यही सीधे दे दिया जाता कि आर्टिकल 27 किससे संबंधित है, या यह लाइन दे दिया जाएगा दोस्तों कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बातें कहां की गई है। तो यह दोस्तों कहां की गई है? अनुच्छेद 27 में की गई है, यानी आर्टिकल 27 में बातें यह की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 28 की यानी आर्टिकल 28 की, उसमें क्या बातें की गई है। तो आप इसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 28 किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 28 जो है या क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की गई है। यहां आप देखेंगे दोस्तों कुछ शिक्षण संस्थानों में बातें की गई है, ना कि सभी शिक्षण संस्थानों में। यानी जितने भी दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहां बात की गई है कुछ शिक्षण संस्थानों में। आप शब्दों पे याद रखिएगा दोस्तों, कुछ शिक्षण संस्थानों में मतलब सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है दोस्तों, सभी के सभी में नहीं, या सभी की बातें नहीं की गई। कुछ शिक्षण संस्थानों में दोस्तों धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, मतलब रिलीजियस एजुकेशनल या रिलीजियस जो वर्शिप होता है दोस्तों, यानी जिसको उपासना बोलते हैं, मतलब पूजा पद्धति के बारे में
उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बातें की गई है। कहां की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में यह बातें की गई है। तो आप सीधे सीधे यह लाइन याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल 28 किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, या कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में दोस्तों उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। यहां सभी के सभी शिक्षण संस्थान यानी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बातें नहीं की जा रही है। और कुछ शिक्षण संस्थान कौन से होंगे दोस्तों, इसके लिए भी आपको किसी अच्छे बुक से पढ़ना पड़ेगा, जिस बुक के बारे में आपको अभी बताया गया है। आप वहां विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं, या आगे जब कभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार रूप से उसके पढ़ाऊंगा। लेकिन आपके लिए अभी क्या जरूरी है दोस्तों, कि आप एक एक अनुच्छेद के बारे में याद रखें कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 28 दे दिया जाएगा कि अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, या यह जो लाइन दिया गया है दोस्तों कुछ शिक्षण संस्थानों में, यह लाइन दे दिया जाएगा कि यह इससे दोस्तों या किस अनुच्छेद से संबंधित है। और आप सब जानते हैं दोस्तों, यह फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो आपको एक एक अनुच्छेद के दोस्तों जो एक एक शब्द एक एक लाइन है वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो कुछ टॉपिक्स तो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, मतलब अच्छे से याद ही होना चाहिए कि आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से बता सके। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में दोस्तों यह इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या टेट सीटेट, जहां भी दोस्तों इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मूल अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना से जहां भी दोस्तों इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सब एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहे, बहुत ध्यान से चीजों को सुनते रहे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में लाइन दे दिया जाता है या तो अनुच्छेद दे दिया जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, कुल 6 तरह के मूल अधिकार हैं। कुल 6 मूल अधिकारों में दोस्तों अलग अलग अनुच्छेद दिया गया कि 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया, 16 में क्या कहा गया, 28 में क्या कहा गया, 26 में क्या कहा गया है। तो आपको एक एक अनुच्छेद कंठस्थ होने चाहिए अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में आपसे कंफ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में पता चल गया होगा कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में दोस्तों जो अलग अलग अनुच्छेद दिया गया, किस किस तरह की बातें की गई, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है उसको हम देखने वाले हैं दोस्तों कि उससे क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी संस्कृति का मतलब होता है दोस्तों कल्चर, और शिक्षा संबंधी अधिकार मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम उसको भी देखने वाले हैं दोस्तों। इसके तहत सिर्फ 2 अनुच्छेद दिया गया है, एक अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशन यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोस्तों यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों। यह भी क्या है, एक मूल अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है। अब हम देखने वाले दोस्तों अनुच्छेद 29 में यानी 29 में क्या बातें की गई है। देखिए इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार के बारे में दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले तो आप यह लाइन ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद 29 जो दोस्तों आर्टिकल 29 है जो है उसमें क्या बातें की गई, तो अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार के बारे में की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब होता है दोस्तों जो माइनॉरिटीज होते हैं। अल्पसंख्यक के बारे में आप सब जानते हैं दोस्तों, यहां बातें की गई है ना कि बहुसंख्यक की। तो आप शब्दों को याद रखेंगे। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, यही अल्पसंख्यक के जगह पे बहुसंख्यक वर्ग दे दिया जाता है और लोग इसमें गलती कर देते हैं अगर वो शब्दों पे ध्यान नहीं दिए होते। तो आप याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 29 जो हुआ अल्पसंख्यक वर्गों की बात करता है, यानी जो माइनॉरिटीज है दोस्तों उनकी बात करता है, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण सुरक्षा और संबंधी अधिकार कहां दिया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 में याद रखें दिया गया है। तो आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक की बात यहां जो की गई दोस्तों वह यहां जो अल्पसंख्यक है दोस्तों वह माइनॉरिटीज से संबंधित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखने वाले दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 30 है यानी आर्टिकल जो 30 है उसमें क्या बातें की गई। तो देखिए इसमें दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से संबंधित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों जो अनुच्छेद 30 है यानी आर्टिकल 30 वह किससे संबंधित है, यह दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। यानी आप दोनों याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 29
और आर्टिकल 30 या दोनों ही के दोनों दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बात किया गया है। दोनों ही अनुच्छेद में दोस्तों बहुसंख्यक वर्गों के बारे में बात नहीं किया गया, इसलिए आपसे बार बार बताया जा रहा है दोस्तों आप अल्पसंख्यक वर्ग यानी माइनॉरिटीज के बारे में अच्छे से याद रखेंगे। यहां माइनॉरिटीज की बातें की गई है, ना कि बहुसंख्यक वर्गों की बातें की गई है। तो अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है दोस्तों, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। यानी जो माइनॉरिटीज हैं दोस्तों वह अनुच्छेद 30 के तहत क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रतिबंध है दोस्तों, जितने भी मूल अधिकार आपको दिए गए हैं उसके लिए दोस्तों कुछ न कुछ प्रतिबंध दिया गया है, यानी रीजनल क्या दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आपको क्या अनुच्छेद में क्या बातें की गई है, कौन सी बातें की गई, कौन सी शब्द दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं। वहां दे दिया जाएगा दोस्तों कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस मूल अधिकार से संबंधित है, तो यह दोस्तों अनुच्छेद जो 30 है दोस्तों उस मूल अधिकार से यह संबंधित। तो दोस्तों मूल अधिकार से संबंधित जितने अनुच्छेद थे दोस्तों हमने अच्छे से कवर कर लिया। जो आप लोग अगर पिछला वीडियो देखेंगे दोस्तों तो वहां आप एक क्रम से इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते चलेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमने पूरे मूल अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे तरीके से खत्म कर लिया। दोस्तों हमारा एक मूल अधिकार जो बचा रह जाता है वह क्या दोस्तों, वह है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। आप सब जानते हैं दोस्तों यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसको हमने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आप यहां याद रखिएगा, यहां नहीं दिया गया है। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों आर्टिकल 32 है वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको सारे मूल अधिकार के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आज पढ़ाया गया वह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। तो जो लोग दोस्तों नियमित वीडियो देख रहे होंगे उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, पिछला वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो अब दोस्तों आपको इन सारे मूल अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक दे दिया गया है रिट के बारे में, यानी याचिका के बारे में। उस याचिका से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों सीधे सीधे जो याचिका, इस याचिका के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो उसको भी हम देखने वाले दोस्तों कि इससे क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय हुआ या उच्च न्यायालय हुआ। उच्च न्यायालय को दोस्तों बोला जाता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। आप देखे होंगे कि किसी मुद्दे पे दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देते हैं, यानी रिट लगा देते हैं। यानी आप सब देखे होंगे दोस्तों PIL भी जारी किया जाता है, रिट भी जारी है। लेकिन यहां आपसे बात किया जा रहा है दोस्तों याचिका की, यानी जो रिटें हैं दोस्तों आप इसके बारे में आप देख लीजिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों या हाई कोर्ट दोस्तों कितने तरह की रिट जारी कर सकती है। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे कि दोस्तों कुल 5 तरह के रिट जारी किया जाता है मूल अधिकारों से संबंधित। यहां जो रिट जारी किया जाता है दोस्तों वह मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बातें की जाती है कि जो उच्चतम न्यायालय है या जो उच्च न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बातें की जाती है दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही दोनों दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित दोनों को यह अधिकार मिला है कि वह रिट जारी कर सकती है। कुल 5 तरह की दोस्तों रिट जारी की जाती है, यानी कुल 5 तरह की याचिका जारी की जाती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन तो आप यही याद रख लेंगे दोस्तों कि मूल अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिट कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट। तो आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों, दोनों के दोनों ही दोस्तों मूल अधिकारों पे रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। जबकि दोस्तों इस मामले में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर दिया गया, उसको ज्यादा शक्ति है रिट दो दोस्तों याचिका जारी करने के मामले में। तो आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह लगभग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो मूल अधिकार है यानी मूल अधिकारों के लिए दोस्तों याचिका कौन जारी कर सकता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन में ऐसे दोस्तों दिया जाएगा, एक जगह लिख देगा सुप्रीम कोर्ट, एक जगह लिख देगा हाई कोर्ट, और जो तीसरा जो ऑप्शन होगा दोस्तों वहां सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों दे देगा, यानी उच्च न्यायालय प्लस एवं उच्चतम न्यायालय। तो आप दोस्तों इसी ऑप्शन को सही करेंगे, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को वाले को ही दोस्तों सही करेंगे। तो 5 तरह के दोस्तों रिट जारी किया जाता है। 5 तरह के रिट क्या है आप उनका नाम देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दोस्तों दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिट से संबंधित है, यानी कौन याचिका से संबंधित है। तो इन 5 नामों के बारे में भी आप देख लीजिए, बाकी इसके बारे में विस्तार से आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि यह रिट जो दोस्तों किन किन मुद्दों पर जारी किया जाता है। तो देखिए अब हम 5 रिट के बारे में देखने वाले। देखिए दोस्तों, एक होता हमारा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण,
एक होता हमारा दोस्तों परमादेश, एक हमारा होता उत्प्रेषण, एक हमारा होता दोस्तों प्रतिषेध, और एक होता हमारा दोस्तों अधिकार परीक्षा। तो यह 5 तरह के रिट होते हैं दोस्तों। इन 5 तरह के रिट के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे। तो एक हमारा दोस्तों कौन सा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों हैबियस कॉर्पस। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही याद रखेंगे, क्योंकि यह दोस्तों जो शब्द है और थोड़ा कठिन शब्द है। तो आप अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखेंगे तो आपसे एग्जाम में थोड़ा गलती नहीं होगी। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों क्या बोला जाता है, हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। तो आपका एक रिट यह हो गया दोस्तों। और जो दूसरा रिट है वह क्या होता है दोस्तों, परमादेश। और परमादेश को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको मैंडमस बोला जाता है। तो आप दोनों ही याद रखेंगे दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, मैंडमस बोला जाता है। और जो हमारा तीसरा रिट होता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, वह होता है दोस्तों उत्प्रेषण। यानी तीसरा जो होता है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको सर्सियोरी बोला जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये एक उत्प्रेषण। और जो चौथा हमारा रिट है दोस्तों वह क्या है, वह है दोस्तों प्रतिषेध। और प्रतिषेध को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन बोला जाता है। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन बोला जाता है। और जो पांचवा हमारा रिट है दोस्तों वह क्या है, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा को दोस्तों क्या बोला जाता है, क्यू वारंटो बोला जाता है। तो पांचों के पांचों रिट के बारे में आप अच्छे से दोस्तों क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि पांचों के पांचों रिट से दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो 5 के 5 रिट दिए गए हैं उन पांचों के नाम आपसे क्वेश्चन में या तो दे दिया जाता है या दोस्तों 4 ऑप्शन बना दिया जाता है। उनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिट से संबंधित है या निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों रिट से संबंधित नहीं है। तो आप पांचों के पांचों नाम याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखेंगे और हिंदी में भी याद रखेंगे, क्योंकि वहां एग्जाम में दोस्तों आपको इससे मदद मिलेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को दोस्तों हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। परमादेश को दोस्तों क्या बोला जाता है, परमादेश को दोस्तों मैंडमस बोला जाता है। और उत्प्रेषण को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो उत्प्रेषण को दोस्तों सर्सियोररी बोला जाता है। बाकी प्रतिषेध को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन। हम बता दे रहे हैं दोस्तों प्रोहिबिशन, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो प्रतिषेध को दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन बोला जाता है। और जो दोस्तों हमारा पांचवा रिट है वह क्या, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, क्यू वारंटो। तो आप इसका दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको जानना जरूरी है दोस्तों। अधिकार परीक्षा को क्या बोला जाता है, क्यू वारंटो। अक्सर लोगों को दोस्तों सर्सियोरी और क्यू वारंटो में ही कंफ्यूजन होता है। तो आप पांचों के पांचों रिट के बारे में अच्छे से याद रखेंगे। बाकी इस रिट के बारे में विस्तार से आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जो 5 के 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों जारी करती है, किन किन मुद्दों पे जारी किया जाता है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि उससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है या क्यों जारी किया जाता है, जो परमादेश है या क्यों जारी किया जाता है, उत्प्रेषण क्यों जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा क्यों जारी किया जा सकता है, प्रतिषेध क्यों जारी। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर आप किसी मामले में आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आप सब जानते हैं ना, आपको गिरफ्तारी के जानने का भी अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो इससे संबंधित दोस्तों हैबियस कॉर्पस होता था। जिस पांचों के पांचों रिट हैं जो दोस्तों, इसके बारे में आपसे आगे चर्चा किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूल अधिकार से संबंधित जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, फंडामेंटल राइट से संबंधित, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो रिट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आगे जो दोस्तों हमारा वीडियो आएगा उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा इमरजेंसी वाला प्रावधान है उसके बारे में पढ़ने वाले, या जो कुछ और टॉपिक्स दोस्तों मूल अधिकार से रह जाते हैं उसके बारे में दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा। दोस्तों आप इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी आपके दोस्तों में या भाई बहन रिलेटिव में जो भी किसी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन तक वीडियो क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलता रहे। बाकी आप सब दोस्तों क्या करेंगे, अपने अपने एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिविजन करते रहेंगे। जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया आप उसको समय समय पर क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।